नमस्कार। आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और आप इस समय जुड़ रहे हैं शेर आजमी के उप संपादक श्री राम प्यारे सिंह। और आज का मुद्दा आजमगढ़ की दुर्दशा पर है। और आजमगढ़ की दुर्दशा क्या है उसकी विश्लेषण उप संपादक राम प्यारे सिंह के द्वारा। जी जी सर बताएं। माता अनसुईया के 3 बेटे दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और देवल ऋषि, यह धरती है आजमगढ़। आज़ादी के 74 साल बाद भी इस जनपद में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, न यहाँ पर कोई फैक्ट्री है। कहने के लिए बस एक लड़खड़ाती हुई चीनी मिल है। इसके अलावा यहाँ पर कोई उद्योग नहीं लगा। और यहाँ पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सभी लोगों ने यहाँ राज किया। सबका शासन रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ में न यूनिवर्सिटी है, न कोई अच्छे विद्यालय हैं, न अच्छी कोई कोचिंग है, और न अच्छी यहाँ पर सड़कें हैं, न यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ के डॉक्टर नहीं बल्कि यमराज कहे जाएंगे। वो 600-700 रुपया देखने की फ़ीस लेते हैं, और आदमी जब मर जाता है तो उसको भी वेंटिलेटर पर लगा करके वेंटिलेटर उसको दिखाते हैं कि यह जिंदा है, और उससे भी मुर्दे को जिंदा बनाकर यहाँ के डॉक्टर पैसा वसूलते हैं। यहाँ के जो स्कूल और कॉलेज हैं वो बेरोजगारों की फ़ौज पैदा कर रहे हैं, जिनकी कहीं कोई खपत नहीं। लिहाजा यहाँ तमाम इनकाउंटर होने के बावजूद, तमाम अपराध कंट्रोल करने के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जो नौजवान स्कूलों से निकल रहे हैं, विद्यालयों से निकल रहे हैं, उनको कहीं रोजी रोटी नौकरी नहीं मिल रही है, और न ही वो उनको कोई व्यापार मिल रहा है। लिहाजा वो कट्टा बनाने में लग जा रहे हैं और वो अपराध की दुनिया में चले जा रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छे, सस्ते और सस्ते में अच्छे कट्टे मिल जा रहे हैं। मुबारकपुर में कट्टे की फैक्ट्री है। उसी फैक्ट्री से निर्मित एक कट्टे से गुलशन कुमार जी की हत्या की गई थी। और यहाँ के नौजवान गुमराह हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कोई खपत नहीं है। जैसा यहाँ पर शिक्षा दीक्षा है, उस शिक्षा दीक्षा के हिसाब से रोजगार परक यहाँ शिक्षा नहीं है। इसलिए वो MA BA करने के बावजूद भी जब इम्तहान पास करके बाहर निकलते हैं तो रोजी रोटी कहीं उनको मिलती नहीं है, और वे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। यही कारण है कि आजमगढ़ सहित पूर्वांचल में अपराध कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दूसरे, यहाँ पर जो ITI कॉलेज हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी हैं, जिनमें कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, क्लास चलता नहीं है। उनको फीस ले करके और सुविधा शुल्क ले करके उनको डिग्रियाँ रेवड़ी की तरह बांट दी जाती हैं, जिनसे उनको कोई प्रैक्टिकली उनको ज्ञान नहीं है, और वो जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ छट जाते हैं। तो वो भी निराश होकर आते हैं, वो भी अपराध की दुनिया में ही चले जाते हैं। और यहाँ बैंकों का आलम यह है कि यहाँ पर ऋण तो वह केन प्रकार ऋण सुविधा शुल्क ले करके यहाँ के छात्रों को, यहाँ के नौजवानों को ऋण तो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन यहाँ के छात्रों को, यहाँ के नौजवानों को पहले कौशल विकास की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती कि वह
इस ऋण के रुपये को कहाँ लगाएंगे, कौन सा विकास करेंगे, कौन सा रोजी रोजगार करेंगे, उनको कोई अनुभव नहीं होता और सरकार उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाती। पहले ट्रेनिंग करवाती, इसके बाद उनको ऋण मिलता तो वो अपना जो है रोजी रोजगार में लगाते, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है और वे ऋण का रुपया ले लेते हैं और उसको उड़ा देते हैं। और जब वसूली आती है तो गार्जियन परेशान होता है, इधर उधर दौड़ता है, खेत बेचता है, किसी तरह से ऋण को अदा करता है। इस तरह से यहाँ पर अधेरपुर नगरी चौपट राजा मचा हुआ है। यहाँ के जो एमएलए हैं, जो यहाँ के एमपी हैं, जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, जो उनको वो 5 मिनट के लिए भी इस ज़िले को में डेवलपमेंट के लिए वो सोचते नहीं हैं। वो केवल अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने 10 पीढ़ी के लिए व्यवस्था करने के लिए केवल सोचते हैं। यहाँ की आम जनता और यहाँ के लोगों के लिए वो उनके पास 5 मिनट की भी फुर्सत सोचने की नहीं है। यही कारण है कि ये यहाँ पर कोई उद्योग धंधा, कोई भी फैक्ट्री, कल कारखाना यहाँ लग नहीं सका। यहाँ की ऊसर पड़ती धरती पर किसी तरह से यहाँ खेती भी लोगों के पास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बंटवारा होते होते किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 1.5 बीघा, इतना ही ज़मीन रह गई है और उस ज़मीन में इतनी पैदावार नहीं होती कि जिससे कि वह खा भी सकें और उसको मार्केट में बेच भी सकें। इसलिए खेती से भी यहाँ कुछ पैदा नहीं होता। यहाँ लोग सब्जी उगाते हैं, किसान जब सब्जी उनकी तैयार हो जाती है जब और मंडी में ले जाते हैं, उस समय औने पौने दाम पर उनकी सब्जियां खरीदी जाती हैं और उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल पाता, इसलिए उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। यहाँ पर अच्छी कोचिंग भी नहीं है। यहाँ के बच्चे, पूर्वांचल के सारे बच्चे राजस्थान, दिल्ली, लखनऊ कोचिंग करने के लिए जाते हैं। आईएएस, पीसीएस, सीडीएस और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, आईआईटी, पीएमटी की कोचिंग के लिए यहाँ पूर्वांचल में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ये बच्चे और बच्चियाँ बाहर जाते हैं, कहीं राजस्थान में जाते हैं तो कहीं जो है लखनऊ जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं कानपुर जाते हैं। तो गार्जियन का अनावश्यक पैसा खर्च होता है और यहाँ पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि जिससे कि वो लड़के यहीं पर कोचिंग करें और यहीं से कोचिंग करके वो स्पर्धा में शामिल होकर के आईएएस, पीसीएस, आईआईटी, पीएमटी सरीखे कंपटीशन में जा सकें, वो नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर कोई सुविधा है ही नहीं। बाहर जाते हैं, 1-2 साल कोचिंग करते हैं और सफलता न मिलने पर गार्जियन परेशान हो जाता है, उनको फिर बुला लेता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोई काम धंधा नहीं करते हैं और चले जाते हैं अपराध की दुनिया में। यही पूर्वांचल की स्थिति है। आतंकवाद की नर्सरी के रूप में आजमगढ़ ज़िले को जाना जाता है। यहाँ के एक वर्ग विशेष के लोग, कहीं भी आतंकवादी की घटना होती है, पूरे विश्व में कहीं होती है, तो आजमगढ़ के एक खास विशेष बिरादरी के लोगों का ज़रूर नाम उसमें शामिल रहता है। अभी भी दिल्ली बटला इनकाउंटर में आजमगढ़ के ही एक खास बिरादरी के एक लड़के को आजीवन कारावास, फांसी की सज़ा हुई है और पूरा जनपद स्तब्ध है और शर्म के मारे पूरे मंडल का, पूरे ज़िले का शर्म के मारे सिर झुका हुआ है। यहाँ के बच्चों को आतंकवाद की नर्सरी होने के नाते बॉम्बे में, मद्रास में, कोचीन में, दक्षिण भारत में कहीं भी
कोई आजमगढ़ ज़िले का नाम सुन लेता है तो उसको मकान नहीं देता है, तो घबरा जाता है कि ये सब क्रिमिनल हैं, आतंकवाद की नर्सरी की उपज हैं, इसलिए इनको पूरे आजमगढ़ के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई मकान देने से बहुत ही घबराता है। इस बात को शबाना आजमी भी कह चुकी हैं तथा उपराष्ट्रपति जो रहे, क्या नाम है उनका, उपराष्ट्रपति जो मुसलमान थे, हामिद अली साहब भी इस बात को कई बार अपने इंटरव्यू में दोहरा चुके हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए दोहरा चुके हैं कि आज इस देश के मुसलमानों को कोई मकान नहीं देता, ख़ास तौर से आजमगढ़ के मुसलमानों को लोग मकान नहीं देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि ये दंगाई होते हैं। इनके हिंदू और मुस्लिम एक साथ तो कतई रह नहीं सकते। देश का जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो जितने हिंदू वहाँ पर थे उतने मुसलमान यहाँ रह गए। लेकिन आज स्थिति है कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन करा के या उनका मर्डर करके पाकिस्तान में हिंदुओं की परसेंटेज केवल 2% रह गई है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की परसेंटेज 20 या 22% हो गई है। यहाँ तक जिस दिन 30% इनकी जनसंख्या हो जाएगी उस दिन इस देश का विभाजन अवश्यंभावी हो जाएगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 30% हुई थी तभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। और यह बस थोड़े ही दिन की बात है कि यह समस्या फिर हिंदुस्तान के ऊपर आने वाली है। हिंदू मुसलमान इसलिए एक साथ नहीं रह सकते कि हिंदुओं के इष्ट देवता तो हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के इष्ट देवता मक्का और मदीना में रहते हैं। हिंदुस्तान हिंदी भाषी होते हैं, जबकि मुसलमान उर्दू और फारसी उनकी भाषा भी विदेशी होती है, और ये एक साथ कभी नहीं रह सकते। हिंदू दक्षिण रुखा कभी मकान नहीं बनवाता, जबकि मुसलमान दक्षिण रुखा ही मकान बनवाता है। तो जो हिंदू काम नहीं करता है उसके उलट ये काम करते हैं, इसलिए इनके में उनके में हिंदू और मुसलमान में पूरे देश में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। हिंदुस्तान की औरतें, हिंदू औरतें, जैन औरतें और सिख औरतें, ये सब बंगाली, ये सब बुरके में नहीं रहती हैं। यहाँ की औरतें बिना बुरके के रहती हैं, जबकि मुस्लिम औरतें बुरके में रहती हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान ये लब जिहाद इसलिए करते हैं ज़्यादा कि वो अपने शरीर को यहाँ की औरतें ढक के नहीं रहती हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए श्रीलंका ने अभी हाल में 2-3 रोज़ हुआ है वहाँ बुरके पर प्रतिबंध लगा दिया कि जैसे और औरतें रहेंगी वैसे मुस्लिम औरतें भी रहेंगी। इस नाते भी मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू गाय को पूजता है और मुसलमान उसी गाय को काट के खा जाता है। हिंदुस्तान में गाय माता होती है, मुसलमान उसको काट के खा जाता है, क्रिश्चियन उसको काट के खा जाता है। इसलिए इन दोनों का कभी सामंजस्य नहीं होता। यहाँ की जो पीएसी है, यहाँ के सेंट्रल फोर्सेज हैं, यहाँ की जो फोर्सेज हैं, यह केवल दंगा में हिंदू मुसलमान, जहाँ हिंदू कमज़ोर होता है वहाँ मुसलमान दंगा करता है, उसी दंगों को कंट्रोल करने में ही यहाँ की सारी ऊर्जा चली जाती है, यहाँ के फोर्स की सारी ऊर्जा चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। शबाना आजमी कहती हैं कि मुसलमानों को कोई घर नहीं देता, बम्बई में मुसलमानों को घर नहीं मिलता। शबाना जी को मालूम होना चाहिए कि उनको हीरोइन हिंदुओं ने ही बनाया, उनके फिल्म में टिकट खरीद करके हिंदुओं ने ही ज़्यादा देखा
तो हीरोइन बनी। आज कह रही हैं कि हिंदू मुसलमानों को कोई जो है मकान नहीं देता, कोई जगह नहीं देता। तो यहाँ रोजगार परक शिक्षा नहीं है। और आजमगढ़ में जो अधिकारी पोस्ट किए गए हैं वे बेलगाम हैं। उनको जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वह केवल कमीशन खोरी में लगे हैं कि कितना ज़्यादा पैसा हम बना लें और 2-3 पुश्तों के लिए मेरे पास हो जाए, इतना अपार धन हो जाए। उनको संतोष ही नहीं है, जनता की समस्याओं से बिल्कुल रूबरू नहीं होते हैं। अपराधों का यहाँ इसीलिए बोलबाला है। यहाँ पर त्याग करने वाले नेताओं का बिल्कुल अभाव है। वकीलों को, आज़ादी की जंग लड़ने वाले यहाँ के वकील जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया था देश से, आज उनकी खस्ता हालत है। उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। इस सरकार में अखबार वाले भी, पत्रकार परेशान हैं। उनको कंट्रोल रेट पर जो अखबार के कागज़ मिला करते थे, आज वह नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो भी परेशान हैं। अखबार निकालने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर हावी होती जा रही है और जो सुविधा अन्य सरकारों में पत्रकारों को मिला करती थी, आज वह नहीं मिल रही है। यहाँ पर अच्छे अस्पताल नहीं हैं आजमगढ़ में, न यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर के नाम पर यहाँ जमराज हैं और उनको फीस चाहिए। इलाज उनको मालूम नहीं है कैसे इलाज सस्ते में कैसे बढ़िया इलाज किया जाए। वो तो केवल देखते ही टूट पड़ते हैं, जैसे उनको ऐसा न हो कि निकल जाए, यहाँ से चला जाए, और रोगी को किसी तरह से अपने जाल में फंसा लेते हैं और इतना धन उससे वसूलते हैं, इतना धन वसूलते हैं कि वह बिल्कुल उसको कफन भी फिर नसीब न रह जाए मरने पर। यहाँ के डॉक्टरों की ये हालत है। भगवान का दर्जा था इनको, दूसरे भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आज जमराज बन गए हैं। अच्छे अस्पताल यहाँ पर है ही नहीं हैं। मुसलमान अब थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। अब उनके लड़के बच्चे थोड़ा पढ़ रहे हैं। उनकी लड़कियाँ मास्टरी में जा रही हैं, नर्स बन रही हैं। पहले तो नहीं बनती थी, अब उनके बच्चे भी थोड़ा देखा देखी पढ़ाई शुरू किए हैं। और यहाँ पर जो मुसलमानों के इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो मदरसा है, आजमगढ़ में सैकड़ों मदरसे हैं जिनमें केवल कट्टरता की पढ़ाई की जाती है। उनको केवल राष्ट्र विरोधी शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि वहाँ से निकले हुए जितने भी छात्र हैं वे सब कट्टर बन जाते हैं और कट्टर बनने के बाद हर जगह दंगे में लिप्त पाए जाते हैं और राष्ट्र विरोधी कार्यवाही में लग जाते हैं। यही कारण है कि आजमगढ़ का विकास सुचारू रूप से नहीं हुआ। यहाँ पर सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, गांव में जाइए तो चलने लायक नहीं हैं। वाराणसी, आजमगढ़ से गोरखपुर का रोड, अगर रोज़ आने जाने वाला आदमी होगा तो इतना गर्दा उसको खाने को मिलेगा कि वह 2 महीने 1 महीने के अंदर टीबी और दमा का पेशेंट अवश्य बन जाएगा। इतनी धूसरित ये सड़क हो चुकी है, इतना गड्ढा हो चुका है। बरसात में जाते हैं कार तो उसी में डूब जाते हैं। इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। योगी जी ने कहा था कि जब हमें सत्ता मिल जाएगी तो हम ऐसे ऐसे होटल खोलेंगे हर ज़िले में कि 5 रुपये में गरीबों को भोजन मिलेगा। आज तक उस होटल का पता नहीं है कि योगी जी कहाँ उनका होटल चला गया। 4 साल बीत गया और एंटी रोमियो का भी कुछ उनके पता नहीं है कि एंटी रोमियो किस स्कूल के सामने खड़ा रहता है और कहाँ रहता है। यहाँ पर छात्राएं सौदों का शिकार रोज़ बनती हैं।
और एंटी रोमियो का कहीं उनका पता नहीं है, और केवल भाषण लोग देते हैं कि एंटी रोमियो है और यह इनकाउंटर। अरे 2-4 इनकाउंटर कर देने से, 2-4 क्रिमिनल्स की संपत्ति को जब्त कर लेने से या ध्वस्त कर देने से हमारे उत्तर प्रदेश में या आजमगढ़ में राम राज नहीं आ जाएगा। जब तक कि बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, रोजगार परक शिक्षा नहीं होगी, जब तक लड़कों को जो बेरोजगारों की फौज यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी और तैयार कर रहे हैं, जब तक कि उनको रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाएगी और उनकी खपत नहीं होगी, तब तक आजमगढ़ का विकास नहीं होगा, न पूर्वांचल का विकास होगा और न यहाँ पर खुशहाली आएगी। सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो और पूरे देश में एक जैसी शिक्षा हो। ऐसी शिक्षा न हो कि कहीं पर किसी ज़िले में दूसरी हो, किसी ज़िले में दूसरी हो। एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। और देश में जो आबादी का संतुलन है वह माइनॉरिटी के एक लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं के 1-2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस तरह से आबादी का संतुलन बहुत बिगड़ रहा है। इसलिए योगी जी को और मोदी जी को आबादी कंट्रोल करने का एक विधेयक ले आना चाहिए अविलंब। जब तक विधेयक नहीं बनता तब तक अध्यादेश उनको लाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। इन सब बातों पर अगर मोदी जी, योगी जी विचार करेंगे और ध्यान देंगे, तभी जाकर के हिंदुस्तान में अमन चमन आएगा और यहाँ पर विकास होगा तथा यहाँ खुशहाली आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय अधिवक्ता समाज, जय आजमगढ़ जिंदाबाद।